जी हो रही है स्क्रीन शो सबको? जी सर। जी ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम पढ़ रहे थे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में सबसे वो पहले कहता है कि जी ऐसा पर्सन जो बाई लॉ डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, जैसे बाई लॉ बाप के मरने के बाद या माँ के मरने के बाद जो हम सूट फॉर डेक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स करते हैं, तो वो उसमें कौन होता है? उसकी औलाद ही होती है, उनके बेटे होते हैं उनकी, या अगर माँ बाप होते हैं तो माँ बाप भी होते हैं। या सक्सेशन की एप्लीकेशन देते हैं तो सक्सेशन में हम एविडेंस जाके देते हैं, तो हम बताते हैं कि जी ये एफआरसी है, ये उसके बाप बेटे हैं, और उनके वालदैन में से बाप हयात है या उनकी माँ हयात है, तो वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक हो गया। वो तो एक मतलब कॉमन सेंस में था, यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड सेंस में दिया है। ठीक है, यहाँ पे उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आगे कहता है कि एनी पर्सन हु इंटरमिडल द स्टेट ऑफ डिसीज्ड, हु इंटरमिडल द स्टेट ऑफ डिसीज्ड। ये जो साइटेशन मैंने आपको बताई है, ये साइटेशन है ये, इसमें डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है आपके इंटरमिडल को। ठीक है, इंटरमिडल को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया, तो वो क्या बताता है? कहता है इंटरमिडल इज अ पर्सन हु फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग विदाउट एनी राइट टू इनहेरिट। कि ये जो इंटरमीडिएट होता है, ये ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है, या जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है। इसी तरह आपका हम पढ़ेंगे आर्डर 5, आई थिंक रूल 13 है। रूल 13 में भी यही बताया गया है कि जी आपका जो नोटिस है, अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी नोटिस देते हैं, तो वो भी ऐसे समझा जाता है कि जो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसे मैडम सुबह की प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इन वो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर सकती, तो ये अपने मैनेजर रख देती है, मैनेजर रखती हैं ये आपका अदील अहमद को मैनेजर रख लेती हैं, वकास साहब को मैनेजर रख लेती हैं। ठीक है, तो अगर मतलब इनके खिलाफ सूट चल रहा है, और या कोई और कह लो कि मिस ए है, मिस ए की प्रॉपर्टी है, उसने अपने मैनेजर रखे हुए हैं नीचे, मिस्टर वकास साहब को, अदील अहमद को, और मिस ए जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बाद में जो ये मतलब जो अदील अहमद या दूसरा जो है वकास साहब, ये इंटरमीडिएट, ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव काउंट होंगे, और इनके मतलब वो इस सेक्शन 11 सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 के तहत वो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सिंपली वो बता रहे कि जिसके पास पोजेशन होता है सूट की प्रॉपर्टी का, या कोई जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे थर्ड में बताता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि जी वेयर वेयर अ पार्टी सू आर sued इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। ठीक है, वेयर अ पार्टी सू इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। ठीक है, द पर्सन ऑन whom state devolve on the death of a party so suing or sued। ठीक है, तो जिसके पास वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, या जिनके पास वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है, वो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सपोज के बाप के खिलाफ एक मतलब डिक्री चल रही है। ठीक है, बाप के खिलाफ डिक्री चल रही है, और बाप ड्यूरिंग द डिक्री डेथ हो जाती है, तो बाप के खिलाफ डिक्री की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे डिवॉल्व करेगी? उसके बेटे के पास। तो जो उसका बेटे के खिलाफ वही प्रोसीडिंग उसके बेटे के खिलाफ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स देते हैं, ठीक है, वो आपका सेक्शन में रख ले आठ, वो है आपका 8 है, और सब सेक्शन 26 है। 8-26 के तहत हम 7-14 और 8-26 के तहत हम जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं। अब सीपीसी
सिंपली एनी हो कि जब जो एक पार्टी की डेथ हो जाती है, अब तो अमेंडमेंट आ गई है तो हम पहले लीगल हेयर्स की लिस्ट दे देते हैं, वरना ऐसा होता है कि जी हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स देते हैं, ठीक है। उसमें हम बताते हैं कि जी ये पर्सन इनके लीगल हेयर्स हैं और इनको आपने डेथ पे प्रोसीड करना है, डेथ पे इन लोगों को आपने प्रोसीड करना है। ये है जी आपका आर्डर 7 रूल 26। आर्डर 7 रूल 26 हम देते हैं प्लेंटिफ की तरफ से लीगल हेयर्स की लिस्ट, और इसी तरह आपका जो आर्डर 8 रूल 13, ठीक है, आर्डर 8 रूल 13 उसमें हम देते हैं डिफेंडेंट की तरफ से, ठीक है। मैं आपको इस तरह बता दूं कि जी आपका आर्डर 7 रूल 26, ठीक है, उसके बाद आर्डर 8 रूल 13, ठीक है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, ओ सॉरी, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ, और उसके बाद यही चीज आगे ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडर, हम एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं वो आपका आर्डर 13 में आती है। ये आपका डिफेंडर, ठीक हो गया जी। ये हम लिस्ट देते हैं जब आपका वो कोई जिसके अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही होती है, ठीक हो गया। ये है आपकी लीगल हेयर्स, इसको क्या कहते हैं, लीगल हेयर्स, ओ सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं फिर बताता हूँ कि सबसे पहले तो वो कहता है जी आपका जो शरण शरी या कानूनी या श्रीवासन होते हैं जो कि आपका प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो। दूसरा इंटरमीडिएट, जिसके पास पोजेशन होता है या जिनके पास वो प्रॉपर्टी जो मैनेज कर रहे होते हैं डिसीज्ड के, मतलब डिसीज्ड की डेथ के बाद, ठीक है। थर्ड वन के वो प्रॉपर वो पर्सन, जब आपको दावा किया जाए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में, तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है वो, जैसे हम लिस्ट लीगल देते हैं कि प्रॉपर्टी चल रही है जो बाप की अगेंस्ट कोई दावा डिक्री होना है, प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, तो उसके जो फिर बेटे आ जाते हैं, या जो आपके उसमें इंटरेस्टेड पर्सन आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके इंटरेस्टेड पर्सन जैसे कि जी कंपनी है या 4 पर्सन जो है वो आपका कर रहे हैं, मतलब 4 पर्सन है, 4 पर्सन ने मिलके कंपनी बनाई या पार्टनरशिप की, वहाँ पे वो 4 पर्सन ही मालिक हैं, ठीक है। तो अगर एक की डेथ हो जाती है तो फिर वो बाकियों को अगर उनको शेयर आ जाता है तो वो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो इसमें इंटरेस्टेड पर्सन भी आ जाएगा। चलें जी, ये तो था आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपका दूसरा वो कहता है जी मीन प्रॉफिट। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सर दोबारा से थोड़ा शॉर्ट करके से बता सकते हैं उर्दू में? जी वकास साहब, क्या कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? 1 मिनट है आपके पास वकास साहब। सर लीगल लीगल सर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि शरण और कानून जो आपके वरसान होते हैं, इसमें नंबर 1 पे ये है, इसको अगर कैटेगराइज कर लें तो 3 कैटेगरी की बन जाती हैं। पहली ये है कि मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन, मतलब कि उसकी जो औलाद होगी वो उसको जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आएगी। 2 में ये है कि एनी पर्सन हु इंटरमिडल विद द स्टेट ऑफ डिजीज, ये आपने जिस तरह वो जजमेंट बताई है कि जिस बंदे का जो है वो कब्जा होगा या जो उसको मैनेज कर रहा होगा उस स्टेट को। और 3 में ये है कि लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर जो है जिसमें उसको वो स्यू करता है या उस पे कोई दावा दायर करता है, तो उस सूरत में वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसमें ये है कि अगर कोई बंदा है वो
किसी को प्रॉपर्टी जो है कोई उसका एजेंट है, किसी एक की डेथ हो जाती है तो बाकी जो होंगे वो फिर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो होंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। जी जी सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये 1/8 जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर 1 रूल 8, क्या वो इसके साथ रेड विद करना है या वो समथिंग एल्स है? वो रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर का बताता है, वो आप कर सकते हैं, सही है। रेड विद कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। ठीक है, कि 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने मिलके मतलब जो है शूट करना है, तो ज़रूरी नहीं है उनको कोर्ट कहती है, उनको अलाउ करती है कि जी उनमें से कोई एक रिप्रेजेंट करता रहे उसको। ठीक है, या 5 डिफेंडेंट है तो वो उनमें से कोई एक उसको रिप्रेजेंट करता रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आए। सर वही रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ये चीज होगी ना, मतलब जो वहां पे डिफाइन की गई है। हाँ जी, ठीक है, वही है, मतलब वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, यहाँ पे मैं भी वही बता रहा हूँ कि वो वही इंटरेस्टेड पर्सन है, वही आएंगे। ठीक हो गया। आगे जी आपका मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट आपका कहते हैं जिसको मीन प्रॉफिट के पीछे आपने अगर पीपीसी में देखा था कि रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस था, ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता है। ठीक है, इसको हम अपने सिविल सेंस में हम देखेंगे कि मीन प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे मीन इसको क्या पढ़ते हैं, एस जो है साइलेंट है। कहते हैं मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। अब प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी वकास साहब की है, उस पे रॉन्गफुल पोजेशन किसका है, नासिर साहब का है। रॉन्गफुल पोजेशन किसका है, नासिर साहब का है। तो नासिर साहब उस रॉन्गफुल पोजेशन से जो प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं, उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जो वो एक्चुअली वसूल कर चुके हैं या जो वो वसूल करेंगे, जो वो मतलब माइट है कि मतलब वो इन फ्यूचर जो उनको मतलब लगता है कि उनको ये प्रॉफिट मिलेगा, वो आपका उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, जो रिसीव कर चुके हैं या माइट विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम, जो उसको वो रिसीव करेंगे। आगे कहता है टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉफिट, के सपोज के नासिर साहब इनकी प्रॉपर्टी पे 2 साल से काबिज हैं। ठीक है, 2 साल से काबिज हैं, 20,000 रुपये 1 एकड़ का वो 1 माह का ले रहे हैं। ठीक है, तो 12 महीने के आपका हो गया 2,40,000। इसी तरह आपका 2 साल के 4,80,000। ठीक है, तो वो वकास साहब कहेंगे कि जी ये मुझे 2 साल से वो प्रॉपर मतलब रेंट ले रहा है। ठीक है, तो 4,80,000 बनता है, 4,80,000 के साथ मुझे इंटरेस्ट भी लेके दे। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जी आपका इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे 34 पे है। ठीक है, सेक्शन उसका 34 है। वो इंटरेस्ट कहता है कि इंटरेस्ट आपका कब कैसे लगाया जाता है, इंटरेस्ट जब सूट फाइल किया गया वहां से लगाया जा सकता है, या जब से प्रॉपर्टी उसके पास थी वहां से लगाया जा सकता है, या फिर वो आगे कहता है कि जी जब डिक्री हो गई है। ठीक है, डिक्री से ऑनवर्ड जब तक पेमेंट नहीं होती वहां तक हो सकता है। ये 3 कंडीशंस हैं, वो हम 34 में सेक्शन 34 में डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये है आपका मीन प्रॉफिट। ठीक हो गया। आगे कहता है जी बट इट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। सपोज के ये प्रॉफिट मतलब वकास साहब की वकास साहब की ज़मीन जो है इनके पास पड़ी थी, वो बस वो ज़मीन थी खाली, प्लाट पड़ा था, खाली पड़ा था, वो उससे कुछ नहीं मिल रहा था। इनके पास आया वो नासिर साहब के पास, नासिर साहब ने क्या किया, उस पर एक दुकान बना दी, शॉप बना दी। शॉप से वो 10,000 रुपया किराया लेने लग गए। तो ये जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मीन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, वो मीन प्रॉफिट नहीं होगा।
जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, जो मतलब सर अगर पहले से कुछ हो तो हाँ, पहले से जो सपोज के पहले आपकी दुकान बनी हुई है, ठीक है, पहले दुकान बनी हुई है, वहां जी से वो 10,000 रुपये किराया ले रहे थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने दुकान का वो अपर पोर्शन बना दिया है, या दुकान की जो दोबारा इन्होंने रिपेयरिंग करवा दी है, दोबारा इन्होंने कोई कलर पेंट करवा दिया है, या कोई और मतलब दरवाजे वगैरह शीशे लगवा दिए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया, जिससे रेंट जो है 10,000 से 20,000 हो गया है। जो 10,000 था वो तो आपका मीन प्रॉफिट होगा, जो ऊपर वाला 10,000 होगा, 20,000 हुआ है, वो 10,000 मीन प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। जो उन्होंने बाद में इंप्रूवमेंट करके जो उन प्रॉफिट ले रहे हैं, वो मीन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये तो थी इसकी जो मेन जो सीपीसी में इनकी डेफिनेशंस थी, ठीक है। आगे सीपीसी को इन होल हमने सर इसमें मेरे क्वेश्चन है जी सर, इम्प्रूवमेंट्स भी वो जो करेगा वो अपने पैसे से जो इम्प्रूवमेंट्स करेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसी की प्रॉपर्टी से अगर वो आके फिर इम्प्रूवमेंट करता है तो फिर वो तो मीन्स प्रॉफिट नहीं आएगा। नहीं, मीन प्रॉफिट में क्यों आएगा, वो नहीं मीन प्रॉफिट में आएगा। सर तो पैसा तो नहीं उसी नहीं, का है ना, पैसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसने इम्प्रूवमेंट किया तो वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा, ठीक है। सपोज के आप कह रहे हैं ना कि जी 10,000 सपोज के किराया ले रहा है, वही 10,000 उसके ऊपर लगा रहा है दुकान के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आपका इम्प्रूवमेंट में नहीं आएगा। वो अपने पेमेंट से जो आपकी इम्प्रूवमेंट करेगा तो वो इम्प्रूवमेंट में आएगी, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट में आएगी। और जो आप कह रहे हैं कि जी वो उससे मीन प्रॉफिट, वो मीन प्रॉफिट ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। मीन प्रॉफिट पे भी मैं आपको कमेंट्री शेयर कर दूंगा, वो वहाँ पे आप देख लेना। ये ज़्यादा इतनी आप डिटेल में ना जाएं, ऐसा कोई आपका एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। ये आपने बाद में कमेंट्रीज वगैरह भी, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अभी आपने कमेंट्री भी नहीं पढ़नी, आपने जस्ट कंसेप्ट लेने हैं, जो है वो कंसेप्ट लेने हैं, ठीक है। कंसेप्ट लेके आपने आगे जाना है। उसके बाद जब 2-3 दफा आप इनके कंसेप्ट जब अच्छे हों, फिर बाद में आप कमेंट्री पढ़ें, तो आप कमेंट्री आपको मजा भी देगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट लें, ठीक है। यहाँ पे यही है कि जी वो जो इम्प्रूवमेंट करता है, जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में है, नासिर साहब रॉन्गफुल पोजीशन में है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, तो वो जो इम्प्रूवमेंट से उनको फायदा हुआ है, प्रॉफिट आया है, वो आपका मीन प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक हो गया। आगे जो है जी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जुरिस्डिक्शन हम कहते हैं जी ये इस कोड की तो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ठीक है। या हम कहते हैं ये सिविल जज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की तो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। वो जुरिस्डिक्शन क्या चीज़ है, जुरिस्डिक्शन क्या चीज़ है, जुरिस्डिक्शन को वो डिफाइन करता है कि जुरिस्डिक्शन मीन्स jurisdiction refer to a legal authority to administer justice in accordance with the means provided by law, provided by law, ठीक है। क्या कहता है कि जी आपका ठीक है, वो कहता है जी आपका जो जुरिस्डिक्शन एक अथॉरिटी होती है, जो कि जिससे आप कोई सूट सुनते हैं, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज बाय लॉ, ठीक हो गया। अब जुरिस्डिक्शन क्या है, हम कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती है लाहौर में, तो लाहौर की कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है, ठीक है, कि लाहौर की कोर्ट को लीगल अथॉरिटी हासिल है। हम कहते हैं जी जो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख रुपए, तो हम कहते हैं कि जी ये जो सिविल जज क्लास 2 को इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल है, ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन कैसे कि आपका जुरिस्डिक्शन जो फर्स्ट क्लास है वो अनलिमिटेड क्लेम सुन सकता है, सेकंड क्लास है 50 लाख तक सुन सकता है, और फर्स्ट क्लास जो है वो थर्ड क्लास है वो
10 लाख तक की मालियत के सूट सुन सकता है या 10 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी के सूट सुन सकता है। ठीक है, तो वो हम वहाँ पे देख लेते हैं जी, ये जुरिस्डिक्शन है। जी मैडम। सर ये मीन्स प्रॉफिट के बाद तो मेरा अगला सेक्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो मैडम वो जुरिस्डिक्शन का तो नहीं है। इम्पोर्टेंट सुन लें आप, ये वो मैं मेन आपको बता रहा हूँ। वो मूवेबल प्रॉपर्टी की वही डेफिनेशन जो हो गई आपकी, उसमें भी वही है जो मतलब जुवेनाइल जस्टिस उसमें सीपीसी में या आपका वो है जनरल क्लासेस एक्ट, उसमें भी वही है जो आपका पीपीसी में भी वही है, सारी में वही है। ठीक है, वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद में हम जैसे शुरू करेंगे सीआरपीसी, तो जिनके माइक ऑन है वो कल माइक ऑफ कर दें मैडम, सर उनको हम ठीक बाद है। में पढ़ेंगे, और उसको हम जो है ना अभी एक सही ओवरव्यू लें आप सीपीसी का। ठीक हो गया, आ गया जी आपका काज ऑफ एक्शन। पूरे केस में हम देखते हैं जी, जब भी एक प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो दूसरी पार्टी आगे कहते हैं जी इनकी तो काज ऑफ एक्शन ही नहीं बनती, काज ऑफ एक्शन रोज ही नहीं होती। ठीक है, काज ऑफ एक्शन रोज ही नहीं होती, काज ऑफ एक्शन नहीं बनती तो वो 711 ले आते हैं। 711 पे वो ये हमने पढ़ा है कि जी 711 पहली ग्राउंड पे आपका वो फेल हो जाती है, मतलब पहली 711 की पहली ग्राउंड ही यही है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट की जी, काज ऑफ एक्शन नहीं है तो आपका सूट खारिज हो जाएगा, आपका सूट खारिज हो जाएगा। कहते हैं जी काज ऑफ एक्शन क्या है, काज ऑफ एक्शन means those facts on the basis of which plaintiff seeks remedy and defendant is answerable to the court। ठीक है, कि काज ऑफ एक्शन क्या है कि वो फैक्ट्स हैं जिस पे वो कंप्लेनेंट आता है। क्या जी, मैंने मैडम सुबह कहती हैं जी मैंने 5 लाख लेने थे मैडम आयशा से। ठीक है, 5 लाख लेने थे मैडम आयशा से, मैंने उन्होंने कहा जी मैं 6 महीने तक दे दूंगी। 6 महीने गुजर गए, मैंने पैसे मांगे तो वो कहती है नहीं, हफ्ते बाद ले लेना। मैंने हफ्ते बाद लिया तो मांगे तो वो कहती हैं जी अभी नहीं है। तो अब वो फाइनली जो है ना मुझे रिफ्यूज़ कर देती हैं जी मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देने। क्या मैंने खुद देने ही नहीं है, आपके बनते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बताएंगे जी मेरी काज ऑफ एक्शन अरोज हुई है 1 हफ्ता पहले से, जब मिस आयशा ने फाइनली फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया है, फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। मैंने उसके पास गई हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं देने, कोई बनते ही नहीं है, तो मैंने फिर सूट फाइल कर दिया, मेरी काज ऑफ एक्शन अरोज हो गई है। तो ये है आपकी काज ऑफ एक्शन। आगे जी आपका समन आपका वो एक रिटर्न नोटिफिकेशन है जो कि कोर्ट बुलाती है दूसरी पार्टी को कि जी आप आएँ और अपना आंसर दें। लोकस स्टैंडर्ड क्या है कि जी राइट्स टू सीक एक्शन ऑन द वायलेशन ऑफ राइट, कि जी राइट टू सीक एक्शन या राइट टू फाइल अ सूट फाइल करने का जो राइट है उसको लोकस स्टैंडर्ड कहते हैं। आगे अपील की डिफरेंट जो है वो डेफिनेशन बताई गई हैं। ठीक है, ये बेहतरीन डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू हायर फोरम फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। बेहतरीन डेफिनेशन है, ये बेहतरीन डेफिनेशन है। आगे आप जो रवियन फाइल करते हैं ऑर्डर सेक्शन 115 के तहत, रवियन फाइल करने के लिए 3 ग्राउंड होती हैं। क्या, आपकी वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, के या तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है, या फेल टू जुरिस्डिक्शन, के वो जुरिस्डिक्शन थी तो उसको फिर जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा वो कहता है इलीगैलिटी। ठीक है, दूसरी क्या है इलीगैलिटी क्या है कि वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ या वेयर नो लॉ सपोर्ट, के मतलब अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ जो ऑर्डर होता है उसको वो इलीगैलिटी होती है। और अगेंस्ट दी जो प्रोसीजर होता है वो आपकी अगेंस्ट दी प्रोसीजर क्या होता है, अगेंस्ट दी प्रोसीजर आपकी इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, अगेंस्ट दी रूल ऑफ प्रोसीजर। जजमेंट हमने पढ़ ली है, डिसीजन, उसके बाद केसेस, उसके बाद देखें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी डिफाइन किया गया है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, पैक्युनरी जुरिस्डिक्शन,
टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल, एपलेट, पेकुनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सर पेक्नर होता है या पेक्यूनरी? पेकुनरी जो मर्जी मैडम आप सुन लें, Pecu- पेकुनरी माली जिसको नहीं कहते हैं, पेक्यूनरी आई थिंक होता है पेक्यूनरी जी। होती है, ठीक है। तो हमारी मैडम इंग्लिश ऐसे ही है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बाकी वही जो हम आप कह रही हैं वो वही नहीं है। नहीं सर आप ठीक बोल रहे हैं, पता क्या वो अभी मैं मेस ने प्रॉफिट कहती थी, आपने कहा मींस प्रॉफिट एस साइलेंस है, तो ये चीजें आप बल्कि ज्यादा सही बता रहे हैं, चले वो इसलिए मैंने कंफर्म किया है। जी, पेकुनरी जुरिसडिक्शन। Thank you. ठीक, आ गया जी आपका कि जुरिसडिक्शन आर पावर टू एडजुडिकेट अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सिविल सूट में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। सिविल केसेस में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, वो आगे फिर वो डेलीगेट कर देती हैं जी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसकी पास बनती है? वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट जज की। आगे कहता है जी आपका एपलेट जुरिसडिक्शन। एपलेट जुरिसडिक्शन कौन सी होती है कि जी जुरिसडिक्शन वेयर हायर कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, ठीक है, पावर टू लोअर कोर्ट, ये आपकी एपलेट जुरिसडिक्शन है कि वेयर हायर कोर्ट है पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, ये आपकी एपलेट जुरिसडिक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाती है जी पेकुनरी जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन पेकुनरी जुरिसडिक्शन में वो आपका विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट कहते हैं, विद टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें वो अगर इसकी रेलिवेंट मैं प्रोविजन बताऊं तो वो सीपीसी में सेक्शन आपका 6 है, और इसी तरह सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में आपका इसका सेक्शन है 9, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में सेक्शन 9 और सीपीसी में सेक्शन 6, ठीक हो गया। सिविल कोड ऑर्डिनेंस में सेक्शन 9, वो आपका पेकुनरी जुरिसडिक्शन क्या है? पेकुनरी जुरिसडिक्शन ये सिविल जज क्लास फर्स्ट, ठीक है, वो आपकी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है कि सब्जेक्ट मैटर के एक मतलब एक मुरब्बा जमीन है, मतलब 25 एकड़ जो कि प्रॉपर्टी बनती है उसकी 25 एकड़, 1 करोड़ का 1 एकड़ है 25 करोड़ की, तो 25 करोड़ का सूट कहाँ पे हम फाइल करेंगे? सिविल जज फर्स्ट क्लास से पास। इसी तरह मैडम नाइला ने 25 करोड़ लेना है मैडम आयशा से, तो इन्होंने इनका जो दावा जाएगा वो फर्स्ट क्लास के पास जाएगा।
इसी तरह सीजे सेकंड क्लास सेकंड है, वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है पेकनरी वो 50 मिलियन तक है, ओ सॉरी 5 मिलियन मतलब 50 लाख, ठीक है, वो आपका 50 लाख। इसी तरह सेकंड है इस तरह थर्ड है, थर्ड की आपकी 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये 10 लाख है, ये आपकी पेकनरी जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए जो सीपीसी का सेक्शन है, सीपीसी सेक्शन आपका 16 से 20 तक है, और इसी तरह सिविल कोड ऑर्डिनेंस उसका सेक्शन है 10, ठीक है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू local limit of district, ठीक हो गया। ये आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, टेरिटोरियल में वो बताता है कि जी टेरिटरी इलाका, मतलब आपका लाहौर में प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसका सूट फाइल कहाँ पे होगा, लाहौर में। मुल्तान में पड़ी है तो उसका सूट फाइल कहाँ पे होगा, मुल्तान में। ये आपका सेक्शन 10 और सेक्शन 10 सिविल कोड ऑर्डिनेंस, और सेक्शन 16 से 20 16 से 20 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बताता है ये, ठीक हो गया जी। आगे आ जी आपका रिव्यू है, इसके लिए ऑर्डर 114 और रूल जो है मतलब सेक्शन 114 है, ऑर्डर 47 है, ठीक है। अब रिव्यू जो होता है, रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, क्रिमिनल में कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल में कोई रिव्यू नहीं है, सिविल में रिव्यू है सेम कोर्ट में। अब उन्होंने थोड़ी अमेंडमेंट की है ऑर्डर 5 में कि अगर जो पार्टी रिव्यू के लिए आएगी तो वो पहले 5000 सिक्योरिटी जमा करवाएगी, हाँ अगर उनकी रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो उनको 5000 मिल जाएगा, वरना वही जो 5000 है दूसरी पार्टी को मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये इस ऑर्डर 47 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कहता है रिव्यू क्या है, टू री एग्जामिन द जुडिशली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली especially of the examination of decision of lower court or administration, ये नहीं है, सेम कोर्ट में होता है रिव्यू, रिव्यू हमेशा आपकी सेम कोर्ट में होता है, यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं सही। आगे जी आपका रिवीजन 15 है, रिवीजन के लिए जो आपका 115 है सीपीसी का सेक्शन 115 सीपीसी। रिवीजन क्या कहता है, एन री एग्जामिनेशन आर केयरफुल रीडिंग ओवर द करेक्शन आर इम्प्रूवमेंट, ये आपकी रिवीजन है। रिवीजन हमेशा आपकी हर फोरम पे की जाती है, सपोज के सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट सिविल जज का फैसला है तो उसकी रिवीजन हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेंगे, उसके हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेंगे। आगे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कौन है कि जो क्लेम लेके आता है, प्लेंटिफ की जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर 1 में भी बताई गई है, ठीक है, जो क्लेम लेके आता है, ठीक है, who bring to the claim or relief in the court is called plaintiff, जो प्लेंटिफ लेके आता है वो, या उसके बाद डिफेंडेंट कौन है, जो कि कोर्ट्स में आके जिसके अगेंस्ट रिलीफ लाया जाता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। इज अ पर्सन whom against relief is sought या claim are made, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई क्लेम आता है, जो क्लेम लेके आता है वो प्लेंटिफ है, जिसके अगेंस्ट क्लेम आता है वो डिफेंडेंट है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ ली है
कि जी विद रिस्पेक्ट टू लोकल लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आगे है जी कास्ट। कास्ट का हमने पीछे आर्डर सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 हम कास्ट पढ़ेंगे। कास्ट भी दो किस्म की होती है, एक तो होती है आपकी एक कास्ट ये, और दूसरी कास्ट होती है आपकी स्पेशल सर एक कास्ट। एक्चुअल कास्ट और स्पेशल कास्ट, एक्चुअल कास्ट और स्पेशल कंपेंसेटरी कास्ट। ठीक है, कास्ट मींस पेक्यूनरी अलाउंस।